रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग। लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 51वें पड़ाव में आप सभी सहयात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन। कल मैंने कोई अपना वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि कल महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की जो राष्ट्रीय कला मंच नामक इकाई है, उन्होंने एक सजीव प्रसारण का मेरा आयोजन की व्यवस्था करी थी। तो करीब वो 1.5 घंटे की मेरी एक तरफा वार्ता थी और बाद में कुछ लोगों के प्रश्न भी थे। तो वो इतना लंबा एक अंश था बातचीत का, तो मुझे लगा कि आप सभी लोग उसी को देखें सुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि उसमें कोई नई बात नहीं थी। इन 50 पड़ावों पर मैं जो भी बोलता आया हूँ, उन सभी का एक तरीके से सारांश रूप में प्रस्तुतिकरण था। और फिर भी ऐसा होता है कि कोई बात रह जाती है। बहुत कुछ कहने के बाद भी ऐसा हो जाता है कि मन में कोई बात हो जो ज़रूरी हो, लेकिन कहने उस समय ध्यान में ना आई हो। तो ऐसी कोई बात उसमें मैंने बताई हो सकती है जो मैं इन 50 क्या कहना चाहिए पड़ावों में नहीं बता पाया हूँ या साझा नहीं कर पाया हूँ। लेकिन उससे मिलती जुलती ही बात होगी, कोई अलग बिल्कुल दूसरी दिशा की बात वो नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर नहीं सुना हो, उसको नहीं देखा हो, तो आप लोग देख लीजिएगा। मेरे फेसबुक अकाउंट पर वो है ही है। तो आज हम इससे पहले कल के पहले जो 2-3 दिन की बात थी, एक वाक्य को भांति तरीके से कहना या किसी भी बात के लिए के प्रस्तुतिकरण के लिए किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखा जाता है, उसी के माध्यम से हमने उन पर भी खुलासा किया था। तो मैंने एक दिन किसी और वक्तव्य में कहा था कि देखिए 2 तरीके से बातें होती है। एक तो हमारे जीवन में अनुभूति स्वतः भीतर पैदा होती है, क्यों हमारे जीवन की धारा में स्वतः उत्पन्न होती हुई बातें होती हैं, है ना। कोई भी हमें भाव मतलब अनुभूति होती है, कोई चिंतन होता है, कोई विचार आता है, हम कुछ बोलते हैं या कुछ करते हैं, तो जीवन की जो हमारी जो धारा है उसमें वो उत्पन्न होता है। लेकिन उसके मैंने 4 बिंदु बताए थे। हमने कहा था कि हर बात का मनुष्य जो है क्या महसूस करता है, क्या सोचता है, क्या बोलता है या क्या करता है, उसके पीछे या तो उसकी इच्छा होती है या ज़रूरत होती है या प्रतिक्रिया होती है या प्रभाव होता है किसी बात का। ये सब एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। कोई 2 एक साथ हो सकते हैं, कोई 3 एक साथ हो सकते हैं, कभी 4 बातें एक साथ हो सकती हैं, लेकिन होता यही है। अब ये क्योंकि जीवन में हमारे साथ जो घटित होता है तो स्वाभाविक रूप से अपने आप पैदा होती है, इच्छा भी पैदा होती है और ज़रूरत भी अपने आप पैदा होती है, मतलब परिस्थिति वश पैदा होती है, यानी खामखा नहीं पैदा हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है ना। और वो जो बात होती है या जो क्रिया होती है, लेकिन जब हम कोई पात्र निभा रहे होते हैं तब तो वो हमारा नहीं होता है ना। और मैंने एक दिन कहा था कि वो हमारे जीवन से के अनुभव से मिलता भी हो, हमारे भोगी हुई सच्चाई से मिलता भी हो, तो वो पात्र को करते समय तो हमारे साथ नहीं हो रहा होता है ना। हमें उसको दोबारा रिकॉल तो करना ही पड़ता है, यानी फिर से उसे सोचना पड़ता है, फिर से उसका चिंतन मनन करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है, सुनिश्चितीकरण यानी तर्क तक पहुंचना पड़ता है, फिर उसको अपनी अनुभूति में लाना पड़ता है। तो क्या हो गया, क्या फ़र्क आया? मेजर फ़र्क जिस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ, जीवन में भीतर से प्रस्फुटित होता है
और जब हम कोई पात्र कर रहे होते हैं, भले ही वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात हो, हमें बाहर से उसको लेना पड़ता है। पहले कैसे? उसका चिंतन मनन करके, विश्लेषण करके, तर्क द्वारा सुनिश्चित करके क्षमा कीजिएगा, तब उसको अपनी अनुभूति में लाना पड़ता है। फिर उस अनुभूति को ही फिर से उन्हीं आयामों में बांटना पड़ता है। क्या आयाम है वो? क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और क्या क्रिया कर रहे हैं। बोलने और क्रिया करने के पीछे वो महसूस होना और क्या है, सोचना ही, चिंतन ही है। तो इस प्रकार से कोई भी वाक्य जब बोला जाता है, उस सबके भी, या एक शब्द बोला जाता है, उसके पीछे यही सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कि। और इसमें 3 बात और मैंने बोली थी, बल्कि मुख्य रूप से 2 बात और 1 बात के 3 भाग। 2 बात क्या? एक तो जो हमें वाक्य दिया गया है, या पूरा पैराग्राफ दिया गया है, या नाट्यांश दिया है, या पूरा नाटक है, उसका मुख्य कथ्य क्या है, उसकी पूरी टोटलिटी में विषय वस्तु क्या है, प्रसंग क्या है, संदर्भ क्या है, कथानक क्या है, उसकी देश काल परिस्थिति क्या है, वातावरण क्या है, मनोदशा क्या है, और इसके अंतर्गत इस बात को कहने वाला या प्रस्तुत करने वाला पात्र किस भौतिक, किस सामाजिक, किस मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण का है। तो उसके आधार पर उसकी इच्छा, जरूरत, प्रतिक्रिया और प्रभाव को तय करके सुनिश्चित किया जाएगा। तब उस शब्द को बोलने का, उस वाक्य को बोलने का, उस पूरे पैराग्राफ को बोलने का तरीका सुनिश्चित होगा। फिर से याद कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, मैंने कहा था यही बात फार्मूला रूप में जब कही जाएगी तो 5 Ws 1 H का फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो सब इतने सारे चिंतन मनन के बाद ही तय होगा, है ना। हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई, देन हाउ, इन सारे प्रश्नों का उत्तर में हाउ पैदा होगा। ठीक, अच्छा। अब मैंने आपसे कहा था कि जो हमने 1 गिलास पानी दे दो की बात कही थी, उसको और तमाम तरीकों से कहा जा सकता है, उसका असंख्य है। मैंने कहा था मनोगत भावों और चिंतन का तो मिली माइक्रोन के स्तर पर सूक्ष्म भेद हो सकते हैं, इतनी अलग बातें हो सकती हैं, है ना। जैसे हम जल की बात करें तो जल के अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से करें तो 2 ही भाग हैं, उसमें एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक। लेकिन इसी प्रकार से अन्य किसी पदार्थ की बात करें तो उसका सूक्ष्मतम कण उसका परमाणु होगा, और उसके अंदर जो भी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे, या ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, वही बाकी में भी होंगे, उसके बाकी अणुओं में भी वही होगा, ठीक है। अगर वो तत्व है तो, हाँ, यौगिक है तो 3-4 तत्वों को मिलकर एक यौगिक बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 तत्वों को भी मिलकर बन सकता है। हालांकि हमें शायद इतना पढ़ा नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ भावना और विचार की बात आती है उसमें असंख्य भेद हो सकते हैं, असंख्य प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए थे, मुझे लग रहा है कि रियलिज्म के दायरे में कुछ बातें और हो सकती हैं। जैसे छोटा बच्चा कह रहा है, अलग अलग परिस्थिति में कह रहा है तो वो अलग होगा। बहुत वृद्ध कह रहा है और बहुत पीड़ा में कह रहा है तो वो एक अलग, उसमें भी तमाम तरीके हो सकते हैं। जैसे बच्चा ही है, छोटा बच्चा आपसे कह रहा है थोड़ा सा रूठे अंदाज, 1 गिलास पानी दे दो, 1 गिलास पानी दे दो, थोड़ा सा और व्याकुल हो गया पर 1 गिलास पानी दे दो, ऐसा भी कर सकता है ना। तमाम और बातें हो सकती हैं। अब वृद्ध हैं, अशक्त हैं, बीमार हैं, उनके और अपनी पीड़ा के स्तर पर अलग अलग ढंग से उनकी अभिव्यक्ति हो सकती है। 1 गिलास पानी दे दो, केवल अशक्तता दिखानी है। 1 गिलास पानी दे दो, अशक्तता के साथ कष्ट भी दिखाना है। 1 गिलास पानी दे दो, 1 गिलास पानी दे दो। अब अशक्तता
कष्ट, दुख सब एक साथ है। तमाम मनुष्य दशाएं हो सकती हैं, तमाम प्रकार के हो सकते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? यथार्थ के दायरे में हो रहा है। यथार्थ नहीं, यथार्थवाद के दायरे में हो रहा है। क्योंकि जो दूसरी शैली में चीजें होती हैं वो भी तो यथार्थ का ही रूप होती हैं, यथार्थ का ही शैलीकृत रूप होती हैं। नहीं तो झूठा और आडंबर तो यथार्थवाद में भी हो सकता है ना। झूठा ही, वो मन प्राण उसमें जुड़ा नहीं है, खाम बात हो रही है, ऐसा तो यथार्थवाद में भी हो सकता है। तो आप लोगों को अब तक यथार्थवाद और यथार्थवाद के अलग और जितने वाद और शैली हैं, इनका आखिर आपस में भेद क्या है? ये सच्चे झूठे का भेद नहीं है, क्योंकि केवल अलग अलग रूप होने का भेद है, सच्चे झूठे का भेद नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि आजकल अधिकतर क्या हो रहा है, जो मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, फिल्म और टेलीविजन के चक्कर में, वो फिल्म और टेलीविजन का जो बहुत ही क्लोजेस्ट मीडियम है, तो उसमें यथार्थवादी सबसे सूटेबल है, तो उसमें उसी ढंग से करवाया जाता है काम, बिल्कुल रियल, बिल्कुल जैसे जीवन में हो रहा है, जो हो रहा है वैसे ही करो, उसमें कुछ ना करो। तो लोग समझते हैं यही सच्चा, बाकी झूठा है। नए आने वाले कलाकारों को लगता है कि फिल्म में ऐसा हो रहा है, फिल्म में ऐसा हो रहा है। फिल्म लगता है जैसे कि अभिनय कला का जो वेद ग्रंथ हो गया। तो इस तरह से वो बातें हो जाती हैं, तो ये बात गलत है। अब हाँ, शैलीकृत में मैंने आपको बताया था, 3-4 उदाहरण दिए थे। उस दिन 2 भाग करने पड़ गए थे ना, 50 अ और 50 ब। वो बीच में थोड़ा सा व्यवधान आ गया था, हालांकि ब वाला भाग मैंने बाद में देखा 2-2.5 मिनट का ही था, क्योंकि मैं थोड़ा सा अनाड़ी आदमी हूँ और लोड होने में बहुत टाइम लग रहा था। तो नहीं तो मैं पहले ही उसको एडिट करके एक कर देता, जैसा कि YouTube में हमने डाला, एक साथ जोड़ के डाला, तो उसमें ऐसी कोई दुर्घटना का पता नहीं चल रहा है। बाद में मुझे अफसोस हुआ कि नहीं, फेसबुक पे भी मुझे ऐसा करना चाहिए था, लेकिन लोड होने में बहुत टाइम ले रहा था। मैंने कहा जाने दो, अपने दर्शकों की समझदारी पर मुझे पूरा भरोसा है, तो वो लोग ने समझ लिया होगा, आप लोगों ने। खैर ठीक है, तो आज थोड़ा शैलीकृत में मैं कुछ एक आध और बता दूँ। मुझे मैंने नुक्कड़ नाटक का उदाहरण दिया, सांगीतिक या नौटंकी जैसी के गायन प्रधान शैली में अगर बात करी जाए तो कैसे किया गया, उसमें करुणा और वेदना के भाव में भी मैंने एक बार करके दिखाया था, और एक बार श्रृंगारिक रूप से 1 गिलास पानी दे दो को भी करके दिखाया था। सिर्फ उदाहरण थे ये, और तमाम हो सकते हैं। मैं सिर्फ एक दिमाग खोलने के लिए, या कहिए कि आपको एक चैनल का एड्रेस देने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, है ना, ये है। अब लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यथार्थवाद के अलावा कभी कभी क्यों सहारा लिया जाता है, यथार्थवाद के अलावा क्यों, के अलावा दूसरे इज्म का क्यों शैलियों का सहारा लिया जाता है। जब किसी बात की बहुत गहराई में जाकर उसको बहुत व्यापक रूप देना होता है, वैयक्तिकता से बाहर निकालकर उसको सामूहिक संदर्भों में, सामूहिकता के नज़रिए से उसको व्यापक प्रभाव देना पड़ता है, तब वो संगीत प्रधान हो जाता है या दूसरी शैलियों में व्यक्त होता है। कभी कभी बहुत व्यापक या लार्जर देन लाइफ नहीं भी बनाना हो, तभी भी बात इतनी सूक्ष्म होती है, उसके पीछे का अर्थ या निहितार्थ या विचार इतना सूक्ष्म होता है कि जिसको स्पष्ट आकार में कह देना संभव नहीं होता। जैसा आकार हो वैसा कह देना संभव नहीं होता। वो पदार्थिक आकार की तरह उसको आकार नहीं दिया जा सकता। तब लोग इज़म ढूंढते हैं, प्रतीकात्मक शैली ढूंढते हैं, सररियलिस्टिक शैली ढूंढते हैं। अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। कभी कभी हो सकता है कोई डायरेक्टर इस किसी पात्र से किसी खास शैली में काम करते हुए और 1 गिलास पानी दे दो की बात को सिर्फ 1 गिलास पानी की प्यास तक सीमित न रख के उसको बहुत व्यापक, एक सामूहिक, एक समुदाय के जीवन की संवेदना से, कष्ट से जोड़ने के प्रयास में, सामूहिकता में ऐसी बात सामने रखता है। कोई गहरी बात करना चाहता है तो वो नया उसको तेवर दे सकता है। 1 गिलास
पानी दे दो, एक गिलास पानी दे दो, एक गिलास पानी दे दो। अब आप समझ गए होंगे, जो एक गिलास पानी दे दो, ये व्यक्ति जिस ढंग से कह रहा है, यार ये वो वाला पानी तो नहीं है जो घड़े से निकाल के एक गिलास भर दिया जाए, ये वो वाला पानी तो नहीं है, ये जरूर है। अभी ये क्या है, अभी मैं नहीं आपसे इस विमर्श करूंगा, लेकिन ये वो नहीं है, ये कुछ और है। तो कुछ और होने के लिए इसको यथार्थवाद से अलग ढंग से कहा जाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यथार्थवाद में तो वो बात ही नहीं निकल पाएगी। यथार्थवाद तो फिर वही घड़ी और बाल्टी वाला एक गिलास पानी समझ में आएगा, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरीके से कभी कभी अब ये बड़ी रहस्यमय बात लग रही है कि पानी ना हो गया, कोई ऐसी रहस्यमय चीज हो गई जो धरती से लुप्त हो गई, और ये जो पात्र है थोड़ा सा अवचेतन की मनोदशा में जाकर उस पानी को व्यापक अर्थ देकर खोज रहा है, ऐसी कोई बात हो सकती है। अब कभी कभी बड़ी उल्टी उल्टी चीजें जीवन में सामने होती हैं, विसंगतियां होती हैं, तो चित्रकार, विचारक या नाटककार भी, मतलब निर्देशक भी, उनको वैसा चित्र, पहले तो चित्रकारों ने ये काम किया था, अब नाटककार भी अपने कंपोजिशन में या बात को कहने के अंदाज में वो अति यथार्थवाद को ला पाने में समर्थ हो रहे हैं, जो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। जैसे आपको ये टॉली साहब की एक पेंटिंग हुआ करती है, इसमें पेड़ पर घड़ियां लटक रही हैं और घड़ियां पिघल रही हैं, मेल्टिंग घड़ियां हैं। अब इसका क्या अर्थ है, ये तो कहीं कोई संगति है ही नहीं ना। पेड़ पर कहीं घड़ी लटकती है, और लटकती तो क्या घड़ी पिघलती है? तो इसका मतलब ये तो कुछ और ही कह रहा है ना। वो क्या कह रहा है आप जानिए। इस प्रकार की पेंटिंग्स में देखने वाले के नजरिए से कई अर्थ निकलते हैं। वो देख रहा होगा कुछ बात निकल रही होगी, वो कुछ देख रहा होगा कुछ ना बात निकलती होगी। हाँ, एक पेंटर ने घोड़ा बनाया है, यथार्थवादी शैली में बनाया है, तो सबको वो घोड़ा ही लगेगा। घोड़ा अगर खुशी की मुद्रा में है या दुख की मुद्रा में है, तो वो डिग्री भले लोगों को अलग अलग लगे और उसमें कुछ और गहनता वो जरूर देख ले, लेकिन वो बहुत अलग अलग भिन्न अर्थ नहीं लगा पाएंगे यथार्थवादी चित्रण में, है ना। और उसकी जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है। जब कोई बहुत सूक्ष्म विचार प्रकट करना होता है, तो मंच पर विचार कैसे प्रकट किया जाएगा? बोल के और दिखा के, है ना, ठीक है। पढ़ा के तो नहीं होगा, और चित्र दिखा के नहीं होगा, अभिनय में दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो एक में हमने ऐसा कुछ सोचा है, जैसे पेड़ पर घड़ियां लटक रही और पिघल रही, तो एक भी हो सकता है, एक पात्र ऐसा आ सकता है जिसके पेट, उसी कॉस्ट्यूम में पेट पर जो है बहुत खुला सा मुंह बना हो और लाल लाल जीभ निकल रही हो, और सर्प जो है भट्टी की तरफ और लपटें निकल रही हो सर पर, ऐसा उसने हेडगियर लगा लिया हो, और वो पानी मांग रहा हो। तो ऐसे हालत में वो पानी, क्या एक गिलास पानी होगा? वो पानी नहीं, वो एक गिलास पानी नहीं होगा। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अभी किस बात का प्रतीक होगा आप अर्थ लगाइए। तो वो पानी मांगेगा तो कैसे मांगेगा? यानी पेट उसका मुंह हो गया है, पानी की उसको जरूरत है, क्योंकि उसकी पूरा व्यक्तित्व तो चल रहा है, लपटें निकल रही हैं। अब इसका अर्थ हो सकता है पूरी मानव जाति जल भस्म हो रही है, और उसके जीवित होने का, वो जीवित बचे रहना मुश्किल है। तो वहां एक गिलास पानी बड़ी की उपलब्धि बड़ी एब्सर्ड चीज है, वहां तो समंदर कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसका जो पानी मांगना होगा, हो सकता है वो पागलपन की स्थिति में मांग रहा हो। एक गिलास पानी दे दो, एक गिलास पानी दे दो। अब ये क्या एक प्रकार का व्यंग है? हे मनुष्य, तुमने नदियां प्रदूषित कर दी, समंदर प्रदूषित कर दिए, उनको पीने योग्य नहीं रखा, और अब मानव जाति आज भस्म हो रही है। ऐसे में इस पात्र के मुंह से एक गिलास पानी मांगा जा रहा है, तो कितना बड़ा कटाक्ष होगा ये, कितना बड़ा कटाक्ष होगा। अब आप समझ रहे हैं, यथार्थवाद के अलावा दूसरे इज्म का सहारा या दूसरी शैलियों का सहारा
क्यों लिया जाता है? इसलिए कि स्थूल रूप में जो बात है उतनी ही बात न जाकर उस बात की गहराई में कितनी सूक्ष्मता है और उस सूक्ष्मता में कितनी सार्वभौमिकता है, उसका अगर चित्रण करना हो, उसका अगर प्रस्तुतिकरण करना हो, तो क्या ये यथार्थवाद की शैली में संभव है? नहीं है। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्यों मैंने इस दौरान ये जो इज्म की बात थी इसकी क्या ज़रूरत थी समझाने की। हालांकि बहुत आगे की चीज़ है, नए नए आने वाले या विधा में कदम रखने वालों के लिए नहीं है, लेकिन जब मुझे ये बताना पड़ा कि एक वाक्य को कितने ढंग से बोला जा सकता है, तो उस बोला जा सकने के पीछे कारण क्या होगा, परिस्थिति क्या होगी, ये समझाने के लिए तो फिर मुझे दूसरी शैलियों का भी उदाहरण देना ही था, और ये कोई गलत बात नहीं हो गई। ठीक है, आज मैं इतनी ही बात अब यहाँ पर ख़त्म करूँगा। कल से हम एक बिल्कुल ही दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, वो बहुत विस्तृत अध्याय है, कल ही बात करेंगे।